में हुआ पूरे भारत को दहला दिया। इतना जान लीजिए, पाकिस्तान हमेशा से हमारे देश में आक्रमण किया है और करता आ रहा है। जो पहलगाम में हुआ, दहशत पूरे भारत में हुई, भारत नहीं पूरे देश में हो गया कि देखिए निर्दोष व्यक्ति को लोग आकर तड़ातड़ गोलियों का बौछार कर दिए। और चैनल में आगे तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए। देखिए क्या होता था, हुआ पहलगाम का स्टोरी में आप लोग जान सकते हैं। पूरी दुनिया में दी जाती है और इसी खूबसूरती को देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी वहां पहुंचते हैं। 22 अप्रैल 2025 का दिन भी कुछ ऐसा ही था, जब पहलगाम की बैसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पर्यटकों की भारी भीड़ थी। बैसरन वैली पहलगाम शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर एक ऊंचाई पर स्थित मखमली घास का मैदान है, जो चारों तरफ से घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, सिर्फ घोड़ों या पैदल ही वहां जाया जा सकता है। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था और हल्की धूप खिली हुई थी। करीब 1 बजे का वक्त था और वहां मौजूद सैकड़ों सैलानी अपने परिवारों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और कश्मीरी ड्रेस पहनकर खुशियां मना रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उन घने जंगलों के अंधेरे में मौत उनका इंतजार कर रही है। उस वक्त वहां का माहौल बहुत ही खुशमिजाज था। बच्चे घास के मैदान में दौड़ रहे थे और नए शादीशुदा जोड़े अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल बिता रहे थे। वहां खाने पीने की दुकानें सजी हुई थीं और कश्मीरी लोग पर्यटकों की सेवा में लगे हुए थे। लेकिन ठीक उसी वक्त जंगल के उस पार कुछ हलचल हो रही थी। 4 से 5 लोग जो सेना जैसी दिखने वाली वर्दी पहने हुए थे और जिनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे, वो धीरे धीरे उस मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। वो आतंकवादी थे जो लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए कश्मीरी खैरन भी पहना हुआ था और उनके पास मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और बॉडी कैमरा भी थे। वो बहुत ही सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे थे, जैसे उन्हें उस जगह के चप्पे चप्पे की जानकारी हो। उनकी आंखों में वहशीपन था और दिमाग में सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को दहलाना। उन्होंने पहले ही रेकी कर ली थी कि किस वक्त वहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। करीब 1:45 पर वो जंगल से बाहर निकले और भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये सुरक्षा बल के जवान हैं जो पेट्रोलिंग के लिए आए हैं, क्योंकि उनकी वर्दी भारतीय सेना से काफी मिलती जुलती थी। इसलिए किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी मस्ती में मगन रहे। लेकिन जैसे ही वो भीड़ के करीब पहुंचे, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने अपने हथियार सीधे कर लिए और एक जोरदार आवाज में सबको एक जगह इकट्ठा होने का हुक्म दिया। उनकी भाषा और उनके तेवर देखकर वहां मौजूद लोगों के दिलों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो आतंकवादी कश्मीरी और उर्दू मिलीजुली भाषा में बात कर रहे थे और गालियां दे रहे थे। उन्होंने बैसरन वैली के एग्जिट गेट को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी वहां से भाग न सके। उस वक्त वहां अफरा तफरी का माहौल बनने लगा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोग जो थोड़ा दूर थे, उन्होंने जब यह मंजर देखा तो वो वहीं दुबक गए या पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे। लेकिन जो लोग मैदान के बीचों बीच थे, वो बुरी तरह फंस चुके थे। आतंकवादियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कोई अपनी जगह से न हिले, वरना उसे गोली मार दी जाएगी। ये वो पल था जब हंसते खेलते चेहरे खौफ के साए में तब्दील हो गए थे। माताओं ने अपने बच्चों को छाती से लगा लिया था और पति अपनी पत्नियों के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए थे। लेकिन उन जालिमों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी आंखों में खून सवार था और वो अपने आकाओं के इशारे पर नाच रहे थे। ये तो बस शुरुआत थी उस खौफनाक तांडव की, जो अगले कुछ ही पलों में शुरू होने वाला था। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे और बैसरन वैली में खामोशी और डर का साम्राज्य कायम हो चुका था। आतंकवादियों ने करीब 40 से 50 पर्यटकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया था। ये मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। अब उन आतंकवादियों ने वो खेल शुरू किया जिसके लिए वो आए थे। उन्होंने लोगों से उनकी पहचान पूछनी शुरू कर दी। वो हर एक पुरुष के पास जाते और उसकी आईडी चेक करते। उनका मकसद साफ था, वो चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाना चाहते थे। उन्होंने चिल्लाकर पूछा कि तुम में से कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू। जो लोग मुस्लिम थे उन्हें एक तरफ किया जा रहा था और जो हिंदू थे उन्हें दूसरी तरफ। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति थी। कुछ लोगों ने डर के मारे झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उन आतंकवादियों ने उन्हें परखने के लिए कलमा सुनाने को कहा। जो कलमा नहीं सुना पाया, उसे तुरंत गन पॉइंट पर ले लिया गया।
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बाद में बताया कि वो आतंकवादी बहुत ही क्रूर थे और वो लोगों के माथे पर तिलक या कलाई पर कलावा देखकर उन्हें अलग कर रहे थे। वहां मौजूद महिलाएं रो रही थीं और गिड़गिड़ा रही थीं कि उनके पतियों और बेटों को छोड़ दिया जाए, लेकिन उन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने कई लोगों के फोन भी छीन लिए ताकि कोई बाहर खबर न कर सके। उस भीड़ में सुशील नथानियल नाम का एक ईसाई पर्यटक भी था जो मध्य प्रदेश से आया था। जब उससे उसका धर्म पूछा गया और वो कलमा नहीं सुना पाया तो उसे भी हिंदुओं वाली लाइन में खड़ा कर दिया गया। उन आतंकवादियों ने सारी हदें पार कर दी थी। वो लोगों को गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि कश्मीर में आने का यही अंजाम होता है। उनका मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि एक ऐसा डर पैदा करना था कि भविष्य में कोई भी भारतीय कश्मीर आने की हिम्मत न करे। इसी बीच एक स्थानीय कश्मीरी घोड़ा चलाने वाला जिसका नाम आदिल हुसैन शाह था, उसने हिम्मत दिखाई। उसने देखा कि आतंकवादी एक बुजुर्ग हिंदू पर्यटक के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और उन्हें मारने वाले हैं। आदिल अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में कूद पड़ा। उसने एक आतंकवादी की बंदूक पकड़ ली और उसे रोकने की कोशिश की। उसने कश्मीरी भाषा में उन आतंकवादियों से कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये गुनाह है। लेकिन उन आतंकवादियों के सिर पर खून सवार था। उन्होंने आदिल की एक नहीं सुनी और उसे वहीं गोली मार दी। आदिल की कुर्बानी ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन आतंकवादियों का कोई ईमान नहीं था। आदिल के गिरते ही वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग कंटीली तारों की बाढ़ की तरफ भागे तो कुछ मोबाइल टॉयलेट्स के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैदान खुला था और छिपने की जगह बहुत कम थी। आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। वो दृश्य इतना भयानक था कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। किसी के पैर में गोली लगी तो किसी के सीने में। खून से हरी घास लाल होने लगी थी। वो आतंकवादी हंस रहे थे और वीडियो बना रहे थे। उनके हेलमेट पर लगे कैमरों में ये सारा नरसंहार रिकॉर्ड हो रहा था, जिसे वो अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। करीब 15 से 20 मिनट तक ये मौत का खेल चलता रहा। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वहां भगवान भी अपनी आंखें बंद कर चुका था। गोलियों की गूंज अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन हवा में बारूद और खून की गंध फैल चुकी थी। जमीन पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। कुल 26 बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जिनमें से ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। इनमें कई ऐसे थे जो अपनी नई नई शादी की खुशी मनाने आए थे, लेकिन अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। सुशील नथानियल और आदिल हुसैन शाह भी उन शहीदों में शामिल थे। घायलों की चीख पुकार दिल दहला देने वाली थी। जो लोग बच गए थे वो सदमे में थे और कुछ तो बेहोश हो चुके थे। आतंकवादियों ने जब देखा कि उन्होंने अपना काम कर दिया है और काफी लोग मारे जा चुके हैं, तो उन्होंने वहां से निकलने की तैयारी की। जाने से पहले उन्होंने हवा में फायरिंग की और भारत विरोधी नारे लगाए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका ये खौफनाक संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। वो उसी रास्ते से वापस जंगल की तरफ भागे जिस रास्ते से वो आए थे। उनके जाने के कुछ ही देर बाद वहां का मंजर और भी दर्दनाक हो गया। जो लोग छिपे हुए थे वो बाहर निकले और अपनों को तलाशने लगे। कोई अपने बेटे को आवाज लगा रहा था तो कोई अपनी पत्नी को। हर तरफ मातम पसरा हुआ था। एक आर्मी ऑफिसर जो वहां छुट्टी पर आया हुआ था और खुद एक पर्यटक था, उसने उस वक्त बहुत ही सूझबूझ दिखाई। हमले के दौरान उसने करीब 35 से 40 लोगों को एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा किया और उन्हें लेटने के लिए कहा ताकि वो गोलियों का शिकार न बने। जैसे ही आतंकवादी गए, उस ऑफिसर ने तुरंत लोकल आर्मी यूनिट और श्रीनगर हेडक्वार्टर में फोन किया। हालांकि नेटवर्क कमजोर था, लेकिन उसने किसी तरह संदेश पहुंचा दिया। बैसरन वैली का रास्ता बहुत खराब था, इसलिए एम्बुलेंस या गाड़ियों का वहां तुरंत पहुंचना नामुमकिन था। स्थानीय कश्मीरी लोग जो वहां दुकानें चलाते थे या घोड़े वाले थे, उन्होंने मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपनी पीठ पर और घोड़ों पर घायलों को लाद कर नीचे पहलगाम शहर की तरफ ले जाना शुरू किया। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि रास्ता पथरीला था और घायल दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन कश्मीरियत अभी जिंदा थी। स्थानीय लोगों ने अपने कपड़ों से पट्टियां बांधी और लोगों को पानी पिलाया। करीब 1 घंटे बाद सुरक्षा बलों की पहली टुकड़ी वहां पहुंची। उन्होंने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन तब तक आतंकवादी घने जंगलों का फायदा उठाकर काफी दूर निकल चुके थे। सेना के जवानों ने जब वहां का नजारा देखा तो उनकी भी आंखें नम हो गईं। छोटे बच्चों के खिलौने और चप्पलें खून में सनी हुई पड़ी थीं। ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं था, बल्कि ये हमला भारत की आत्मा पर था। इस घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। पूरा देश गुस्से में उबलने लगा। सोशल मीडिया पर लोग सरकार से बदले की मांग करने लगे।
ये हमला ऐसे समय में हुआ था, आतंकवादियों ने जानबूझकर इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए ये हमला किया था। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के हजारों जवान वहां तैनात कर दिए गए थे। घायलों को अनंतनाग जिला अस्पताल और श्रीनगर के अस्पतालों में एयरलिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की टीमें दिन रात काम कर रही थीं। कई घायलों की हालत बहुत नाजुक थी। जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते देखा था, उनका रो रो कर बुरा हाल था। एक महिला जिसका पति उसकी आंखों के सामने मारा गया था, वो बदहवास हालत में बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी कि आखिर हमारा कसूर क्या था। ये सवाल पूरे देश के सामने खड़ा था। उधर दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई थी। प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख शामिल थे। ये साफ हो गया था कि ये हमला सीमा पार से प्रायोजित था। खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की कि ये हमला द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया है, जो लश्कर ए तैयबा का ही एक नया नाम है। इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा था और वहीं से निर्देश दे रहा था। यह हमला सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आतंकवादियों ने बैसरन वैली को इसलिए चुना था क्योंकि वहां सुरक्षा कम थी और वहां से भागना आसान था। उन्होंने पर्यटकों को इसलिए निशाना बनाया ताकि कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम किया जा सके। हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में जंगलों में बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। सेना ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई, लेकिन वो आतंकवादी बहुत ही शातिर थी। वो जानते थे कि सेना उनका पीछा करेगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने छिपने के ठिकाने तैयार कर रखे थे। खबर यह भी थी कि कुछ स्थानीय गद्दारों ने उनकी मदद की थी, जिन्होंने उन्हें खाना और रास्ता बताया था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगले कुछ दिनों तक कश्मीर घाटी में तनाव का माहौल रहा। पर्यटकों ने डर के मारे कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिया। होटल्स खाली हो गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। यही तो वो आतंकवादी चाहते थे। लेकिन भारत सरकार ने भी ठान लिया था कि इस बार इसका जवाब बहुत ही सख्त दिया जाएगा। सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई थी कि वो उन आतंकवादियों को पाताल से भी ढूंढ निकालें। जांच एजेंसियों ने मौके से गोलियों के खोखे और कुछ अन्य सबूत इकट्ठा किए, जिससे ये साफ हो गया कि हमले में अमेरिकन मेड M4 कार्बाइन और AK-47 राइफल्स का इस्तेमाल किया गया था, जो अक्सर पाकिस्तानी आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं था, बल्कि सवाल भारत की साख का था। देश के हर कोने से एक ही आवाज आ रही थी कि अब निंदा नहीं, बल्कि कार्रवाई चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इस हमले के पीछे की असली साजिश के बारे में, जो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में रची गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इस साजिश की शुरुआत जनवरी 2025 में ही हो गई थी। ISI और लश्कर के कमांडरों ने एक मीटिंग की थी, जिसमें यह तय किया गया था कि भारत में G20 की सफलता और कश्मीर में बढ़ते पर्यटन को कैसे रोका जाए। उन्होंने इसके लिए अपने सबसे ट्रेंड आतंकवादियों को चुना। इन आतंकवादियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जंगलों में विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें सिखाया गया था कि कैसे GPS का इस्तेमाल करना है, कैसे जंगल में सरवाइव करना है और कैसे भीड़ को नियंत्रित करके उन्हें मारना है। इस ग्रुप का कोड नेम स्क्वाड अल्फा रखा गया था। ये आतंकवादी अप्रैल के पहले हफ्ते में ही LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए भारत में दाखिल हुए थे। उन्होंने कुपवाड़ा के रास्ते घुसपैठ की थी और घने जंगलों से होते हुए दक्षिण कश्मीर के पहलगाम तक पहुंचे थे। ये सफर उन्होंने कई दिनों में तय किया ताकि वो किसी की नजर में न आए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें स्थानीय स्तर पर भी मदद मिली थी। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स ने उन्हें बैसरन वैली के नक्शे और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी थी। उन्होंने ही बताया था कि बैसरन में कोई परमानेंट सिक्योरिटी चेकपोस्ट नहीं है और वहां पर्यटकों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। हमले से 2 दिन पहले यानी 20 अप्रैल को इन आतंकवादियों ने एक पर्यटक बनकर इलाके की रेकी भी की थी। उन्होंने देखा था कि पर्यटक कहां जमा होते हैं और भागने के रास्ते कौन से हैं। उन्होंने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत कम किया और ज्यादातर वो रेडियो सेट के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे, जो कि एन्क्रिप्टेड थे। उनका प्लान बहुत ही सटीक था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने पहलगाम जैसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर हमला किया तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। जांच में यह भी पता चला कि इन आतंकवादियों को निर्देश दिया गया था कि वो हमले का वीडियो जरूर बनाएं ताकि उसे सोशल मीडिया पर वायरल करके खौफ पैदा किया जा सके। उन्होंने धर्म पूछकर मारने का तरीका इसलिए अपनाया ताकि भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जा सके। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि भारत एक ऐसा देश है जो संकट के समय और भी मजबूत हो जाता है। उनकी इस साजिश के तार सीधे पाकिस्तान आर्मी से भी जुड़े हुए थे, जो उन्हें कवर फायर देकर बॉर्डर पार कराने में मदद करती है। हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने का फैसला किया। ये एक बहुत ही गुप्त और सटीक ऑपरेशन था, जिसकी तैयारी 7 मई 2025 तक पूरी कर ली गई थी। इस बार भारत ने सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाने का प्लान बनाया।
भारतीय वायुसेना और स्पेशल फोर्सेज ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 7 और 8 मई की दरमियानी रात को भारतीय फाइटर जेट्स ने LOC के पार उन लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स पर बमबारी की जहां से ये आतंकवादी आए थे। खबरों के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में लश्कर और जैश के कई कैंप तबाह हो गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ये भारत का एक करारा जवाब था जिसे दुनिया ने भी सही माना। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत के सेल्फ डिफेंस के अधिकार का समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ये साफ संदेश दे दिया कि अगर वो भारत को छेड़ेंगे तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ NIA ने कश्मीर के अंदर भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी। उन गद्दारों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की थी। स्केच जारी किए गए और तकनीकी सबूतों के आधार पर जंगल में छिपे बाकी आतंकवादियों को भी एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। उन आतंकवादियों के पास से जो डायरी और दस्तावेज मिले, उनसे पाकिस्तान की पूरी पोल खुल गई। इस हमले ने भारत को गहरा जख्म जरूर दिया था, लेकिन इसने भारत के संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। शहीद हुए पर्यटकों के परिवारों को सरकार ने मुआवजा दिया और आदिल हुसैन शाह जैसे वीरों को भी सम्मानित किया गया। पहलगाम का वो बैसरन वैली आज भी उस दर्दनाक दिन की गवाही देता है, लेकिन वहां अब फिर से सैलानी आने लगे हैं, जो ये साबित करता है कि डर कभी भी उम्मीद पर जीत नहीं सकता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी सुरक्षा के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए और दुश्मन की हर चाल को नाकाम करना चाहिए।